सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस लेक्चर सेक्शन के तहत इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनरल स्टडीज यानी मेंस जनरल स्टडीज का एक महत्वपूर्ण विषय इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके तहत हम लोग कुछ इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में जानते हैं, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानते हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, भारत पाकिस्तान संबंध। लेकिन भारत पाकिस्तान संबंध में हम पूरे केस को नहीं डिस्कस करेंगे। हम आज देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान संबंध में विवादित मुद्दे क्या हैं, यानी तनाव के मुद्दे क्या हैं। देखिए, पाकिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी है जो नज़दीक होने के साथ साथ, सबसे नज़दीक होने के साथ साथ सबसे दूर भी है। सबसे नज़दीक होने के साथ साथ सबसे दूर भी है, और एक ऐसा नालायक पड़ोसी है, एक ऐसा नालायक पड़ोसी है जो जन्म से दुश्मन है। बल्कि मैं ऐसे कह लूं, उसका जन्म ही भारत से दुश्मनी के आधार पर हुआ है। अब बताइए, जिस देश का जन्म ही धूर्तता के आधार पर हुआ हो, मक्कारी के आधार पर हो, हत्या के आधार पर हुआ हो, उस देश का संरचना क्या आज के समान क्या अलग हो सकता है? इसीलिए अब उसका नाम पड़ गया आतंकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, आतंकिस्तान। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां आतंकवादियों को खुलेआम संरक्षण दिया जाता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश। भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान जड़ तक नीचा गिरने के लिए तैयार है। मतलब वो पाताल तक चला जाएगा, पाताल तक नीचे गिरने के लिए तैयार है। और पूरे दुनिया में अलग थलग हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने कुकर्मों को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं। हम उन मुद्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को और बढ़ाता। देखिए एक बात यहां जाना बहुत जरूरी है। वो ये है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा टेंशन का कारण जो है वो कश्मीर है। अच्छा, अगर कश्मीर की समस्या सुलझ जाए, सपोज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समस्या कैसे सुलझेगी, अब मैं सपोज कर रहा हूं कि कश्मीर की समस्या सुलझ जाए, तो क्या पाकिस्तान अपना मक्कारी छोड़ देगा? क्या भारत को परेशान करना छोड़ देगा? क्या भारत में आतंकवाद फैलाना छोड़ देगा? असंभव, टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि पाकिस्तान का भारत के प्रति जो बैर है, भारत के प्रति जो निकृष्ट मानसिकता है, उसका जड़ आजादी के पहले जाना है। और जिन निकृष्ट मानसिकता को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिस निकृष्ट मानसिकता को लेकर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, और जिस मानसिकता को लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने भारत से अलग करा के पाकिस्तान का निर्माण करवाया, असल में वही मानसिकता सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। कश्मीर तो मात्र एक बहाना है। जैसे एक मां का नालायक पुत्र, कितनी भी अच्छी मां हो,
कितना भी अच्छा बाप हो, अपनी नालायकी जड़ से नहीं छोड़ता है, वैसे ही भारत से निकला हुआ पाकिस्तान कभी भी नालायकी नहीं छोड़ेगा। वो अपने कुकर्मों से कभी बाज नहीं आएगा। जिन समस्याओं को मैं गिनाने जा रहा हूं, ये तो संकेत मात्र है, बहाना मात्र है। असल में वो मानसिकता ही उसके दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है, जिसके आधार पर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण किया। आश्चर्य देखिए कि जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण करवाया, उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पाकिस्तान का निर्माण बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल पाकिस्तान का निर्माण बताया। क्यों? क्योंकि जिस धूर्तता और मक्कारी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बंटवाया, पाकिस्तान का निर्माण करवाया, वही मानसिकता तो वहां हावी हो गई। कट्टरपंथियों के हाथ में पाकिस्तान चला गया। मोहम्मद अली जिन्ना को लगा कि जो मुझसे गलती हुई उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान कट्टरपंथी हो गया। और देखिए, वही कट्टरपंथ आज आतंकवाद में बदल गया। वही कट्टरपंथ जो है वर्तमान में आतंकवाद में बदल गया। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहां खुलेआम आतंकवादियों को शरण और पनाह दिया जाता। भारत से विभागे बहुत सारे आतंकवादी वहां शरण लेकर बैठे हुए, एक कायर की तरह, और वहां से रोज कायराना हरकत यहां करते हैं। आजादी के बाद कई बार पाकिस्तान को भारत के बीच मुंह की खानी पड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कुत्ते का पूंछ कभी सीधा नहीं होता, वैसे पाकिस्तान रूपी कुत्ते का पूंछ कभी सीधा होने वाला नहीं है। उसके समस्या का एकमात्र हल है कि उसका पूंछ ही काट दिया जाए। पाकिस्तान की समस्या का एकमात्र हल है, देखिए, जनसंख्या, हम ऐसा नहीं कर सकते कि जनसंख्या ही समाप्त, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जनसंख्या हर जगह की दोषी नहीं होती है। बैठने वाला जो हुक्मरान है, भारत के प्रति जो दुश्मनी रख रहा है, जो वहाँ का रूलर है, जो वहाँ का शासक है, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जिस मानसिकता को लेकर वहां रूलर बैठता है गद्दी पर, शासक बैठता है, वही मानसिकता सबसे बड़ा दुश्मन है भारत का। वो कैसे समाप्त होगा, ये तो समय की बात है। हालांकि हमारे बहुत सारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान को बार बार ताकत से समझाया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो इतना आसानी से नहीं सुधरेगा। कुछ क्रांतिकारी निर्णय तो लेने ही पड़ेंगे, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हमारे नीति नियंता ऐसा कोई निर्णय अवश्य लेंगे। आइए आज हम कुछ विवादित मुद्दों को देख लेते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों तनाव पैदा नहीं करते हैं, तनाव को बढ़ाते हैं। पैदा होने का तो मैंने आपको बता दिया, मानसिकता वो कभी दूर नहीं। जिस मानसिकता को लेकर भारत में बाबर आया था, जिस मानसिकता को लेकर औरंगजेब ने उस मानसिकता को आगे बढ़ाया, जिस मानसिकता को लेकर यहाँ महमूद गजनवी आया था, जिस मानसिकता को लेकर यहाँ मोहम्मद गोरी आया था, उसी मानसिकता के नींव पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अच्छा, हमारे देश के विद्वान जन जो हैं, वो विश्लेषण ही बड़ा बड़ा अलग करते हैं। वो पूरे सांप्रदायिकता का दारोमदार जो है वो अंग्रेजों पे डाल देते हैं। कहते हैं बस करो, भारत में सांप्रदायिकता का जो उदय हुआ वो 1857 के बाद उपजी परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो भाई, क्यों एकांगी डिस्कशन कर रहे हो? जब मोहम्मद गोरी भारत के मंदिरों को तोड़ तोड़कर मूर्तियों को कसाई को मांस तौलने के लिए भिजवा देता था, मक्का और मदीना के पायदानों में लगा देता था,
किस मानसिकता से वो काम कर रहा था, जरा हमें बताइएगा, किस मानसिकता से वो काम कर रहा था? क्या उसकी दुर्भावना सांप्रदायिक नहीं थी क्या? बाबर जब चंदेरी के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों के खोपड़ियों पर मीनार बना रहा था, कौन सी मानसिकता उसकी काम कर रही थी, जरा हमें बता दीजिए। हमें ये भी तो बताए पहले, वो सांप्रदायिकता नहीं था क्या? सांप्रदायिकता का हमारे देश में विश्लेषण अंग्रेजी मानसिकता से हो रहा है और सांप्रदायिकता को गलत ढंग से परिभाषित भी किया जा रहा है। वही तो मानसिकता रखे हुए है पाकिस्तान। देखिए, कोई भी कारण जो है वो किसी भी समस्या की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। पहली बात, ये एक समझने वाली बात है। और ना आयोग आपसे ये आशा कर रहा है कि आप समस्या का सीधे हल कर डालिए, समस्या का सही बखान करिए, ये आयोग चाह रहा है। लेकिन ये नहीं चाहता आयोग कि भाई आप पूरे समस्या हल कर डालिए या आप ऐसा उपाय दे दीजिए कि समस्या हल हो जाए। ये आयोग जान रहा है ऐसा नहीं। समस्याओं का आप सही विश्लेषण करके सही कारण बताइए, ये आयोग चाहता है। और वो यही है कि जिस मानसिकता पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ वही तनाव का उपादान कारण है और वही निमित्त कारण भी है। और बाकी तो सहयोगी कारण है, जो बाकी जो कारण चल रहे हैं वो तो सहयोगी कारण है, लेकिन उपादान और निमित्त कारण जो है वो वही है जिस मानसिकता पर पाकिस्तान का निर्माण है। इसीलिए वो जड़ से दुश्मन है और हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, ये तो भविष्य के गर्त में है। मैं एक सिविल सेवा परीक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में ये उदासीन व्याख्या नहीं कर सकता हूं कि कभी होगा नहीं। हम लोग तो होप एंड ही कर सकते हैं कि निश्चय ही समस्या एक दिन समाप्त होगी। तो आइए विवादित मुद्दों को देख लें। पहला है कश्मीर। आजादी के बाद हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह का असमंजस वाली भावना कि पाकिस्तान की हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहें, न भारत मिले न पाकिस्तान में मिले, असल में यही समस्या का सबसे बड़ा जड़ है। और जब पाकिस्तानी कबायलियों ने भारत पर अटैक कर दिया, पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में भारत पर अटैक कर दिया 1948 में, तो नेहरू का जो ढुलमुल रवैया था आज यही हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्णय को अगर वहां स्वीकार किया जाता और सेना लगाकर जो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके है उसको खाली करवा लिया जाता, तो शायद पाकिस्तान आज कम से कम इतनी बड़ी समस्या कश्मीर को तो नहीं बना पाता, क्योंकि आधी कश्मीर का बहुत बड़ा भाग उसके पास है और बाकी भाग लेने के लिए वो आतुर है। और तो और देखिए, नेहरू जी इस समस्या को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिए, यूएनओ में लेके चले गए। बस यहीं से समस्या बढ़ती चली गई। ये तो समस्या का उद्भव हो गया कश्मीर समस्या का। लेकिन ये समस्या तब ज्यादा बढ़ गई जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का प्रारंभ किया। कहां? कश्मीर में। और उसी समय कश्मीर जो है वो भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या बन गई। यानी पाकिस्तान यानी कश्मीर की जो समस्या है असल में वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण है। और यही नहीं, कश्मीर के मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान जो है पूरे भारत में आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर तो बहाना है, असल में एक असंगठित देश और एक अलोकतांत्रिक देश दुनिया में ऐसा ही कर सकता है। जैसा पाकिस्तान का चाल चलन है वो ऐसे ही उससे आशा किया जा सकता है।
और मेरे अनुसार से पाकिस्तान जो है वो संस्कारों और नैतिकता वाली भाषा समझने वाला व्यक्ति है नहीं, ठीक है ना। वो तो ताकत की भाषा ही समझेगा, और कई बार समझाने का पत्र भी किया गया है। ठीक है, नहीं समझ रहा लेकिन समझेगा जरूर। तो कश्मीर जो विवाद का मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण, ठीक है ना। और आपने देखा कि करगिल वाला भी दुर्घटना हो गया, कई बार वो भारत से भिड़ भी चुका है, बड़े बड़े आतंकवादी संगठन भी स्थापित कर चुका है अपने देश में, पीओके में। और वहाँ पे आतंकवादी जो हैं वो वहाँ के बताइए जरा, ऐसा देश जहाँ आतंकवादियों को के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, बता, ऐसा देश कि अगर अधिकारी, अगर वो आतंकवादी न्यायालय पकड़ लिया गया तो उसके लिए डिस्कशन हो रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है। ये देश है कि जहां आतंकवादियों के अधिकार के लिए, जो दुनिया का अधिकार समाप्त करे, उनके अधिकार के लिए काम हो रहा। बताइए, ऐसा तो नालायक देश कहीं सोचा ही, कल्पना ही नहीं किया जा सकता, और ऐसा पाकिस्तान है। तो कश्मीर की समस्या पाकिस्तान प्रायोजित है। कश्मीर की समस्या पे एक अलग लेक्चर पूरा हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि आर्टिकल 370 जब से मोदी जी ने समाप्त करवा दिया है, उसके बाद से इस समस्या को कम से कम होना चाहिए। लेकिन कम से कम होना इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि पाकिस्तान अपने आतंकवादी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं रहा। वही मैंने बताया ना कि जिस मानसिकता पे उसका गठन हुआ, वो उसका वही मेल कारण है। केवल आप एक छोटा सा शब्द कश्मीर कह दीजिए, वो नहीं है, मानसिकता है। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई वाला क्षेत्र है। लद्दाख इलाके में, लद्दाख क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर है, और माना जाता है कि 1984 में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा करने का प्रयत्न भी किया था। यही कारण है कि भारतीय सरकार ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान को यहां बड़ा करारा जवाब दिया था, भाग के जाना था पाकिस्तान। तो सियाचिन ग्लेशियर बर्फीला इलाका है, यहां भारतीय सैनिक जो हैं उतना पाकिस्तान के गोलियों से नहीं मारे जाते हैं, नहीं शहीद होते हैं, जितना बर्फ के कारण उनकी हड्डियां वहां गल जाती हैं। लेकिन फिर भी भारत सरकार अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए हमारे देश के रणबांकुरे सैनिक वहां अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहां दिन रात पहरा दे रहे हैं और हमको सुरक्षित कर रहे हैं। तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान को पटकनी खाना पड़ा सियाचिन ग्लेशियर पर। लेकिन भाई वही बात है, मैंने बताया ना कि कुत्ते की पूंछ इतना आसानी से सीधा नहीं होता, उसके सीधा होने के बस एक तरीका है, पूंछवे काट दीजिए। तो जब पूंछ कट जाएगा तो फिर सीधा सीधा, जब पूंछ कट गया तो सीधा टेढ़ा क्या, सीधा सीधा। लेकिन पूंछ कटेगा कैसे, ऐसे उसको उसी का तरीका ढूंढना कि पूंछ कटे कैसे। तीसरा जो विवादित मुद्दा है, आइए एक एक मुद्दे को ध्यान से समझिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको भारत पाकिस्तान संबंध लिखने में बहुत मदद मिलेगा। मैं उन मुद्दों को ही उठा रहा हूं जो सिविल सेवा का, जो हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी है, जहां वो कमजोर पड़ सकता है और नए शब्दों का उसको मिल नहीं सकते, वो भी ऐसा नहीं कि देखिए, ऐसा नहीं कि भारत कोई मटेरियल की कमी है, ज्ञान का, ऐसा नहीं है। बस आपका ध्यान उस ओर केंद्रित कराना। हमारे इन सारे लेक्चर, जितने भी मैंने लेक्चर अपने दिए हैं वो सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए या अनकम्पिटिशन, उसका मूल उद्देश्य यही है कि इन मुद्दों पे आपका ध्यान केंद्रित किया जाए, जो शायद अनजाने में छूट जाता है या जिसके मटेरियल मौजूद नहीं हो पाते। इन चीजों के लिए हमने इन मुद्दों को रखा है। फिर जो तीसरा विवाद है वो है सर क्रीक।
गुजरात के कच्छ इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच एक दलदली इलाका है, सर क्रीक। भारत कहता है कि भाई ये चूंकि हमारे समुद्री तटरेखा के अंदर आता है, ये मेरा है कच्छ इलाके में, और पाकिस्तान कहता है भाई जब ये दलदली क्षेत्र है तो इस पे दोनों लोगों का अधिकार होना चाहिए। और कच्छ के रण में स्थित यह जो इलाका है वो पाकिस्तान एक विवाद का कारण मानता है। कई बार उसने प्रयत्न भी किया है इसको पाने के लिए, पा नहीं सका है। हालांकि अब भारत का कब्जा है, भारत कहता है कि समुद्र रेखा के बल पर यह मेरा है। 1956 में अटैक भी किया था पाकिस्तान ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और आज भी यह इलाका भारत के। इसके अलावा 2 नहर परियोजनाएं हैं, जैसे तुलबुल नहर परियोजना, तुलबुल परियोजना, और दूसरा है किशन गंगा परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं जो हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है और पाकिस्तान कहता है कि जो 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था कि जो पश्चिमी सारी नदियां उस पर पाकिस्तान का अधिकार जाता है, उसी समझौता का, सिंधु जल समझौता का ये उल्लंघन है, क्योंकि झेलम नदी की जो पानी प्रयोग किया जा रहा है वो असल में हमें मिलना चाहिए था, वो भारत नहीं प्रयोग कर सकता। और भारत उसी पर परियोजना बना रहा है, बांध बना रहा, तो जाहिर सी बात है कि ये समझौता का, लेकिन भारत कह रहा है कि इससे कोई रोक नहीं होने वाला है या इससे कोई जल की नदी की धारा में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ठीक है, हालांकि इस विवादों में कई बार इंटरनेशनल भी ये विवाद हो चुका है और भारत के पक्ष में ही निर्णय आया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान इसको विवाद का कारण मानता है। वैसे मैं देखिए ये सब एक सहायक कारण है और ये सब एक जबरदस्ती का पाकिस्तान की ओर उठाया गया, लेकिन असल में मूल कारण तो मैंने आपको बार बताया था शुरू में, वो जड़ ही समस्या की सबसे बड़ा कारण है जो मैंने आपको बताया था, मानसिकता जिस पर पाकिस्तान। इसके अलावा किशन गंगा नदी परियोजना, ये भी झेलम नदी पे है, ये भी पाकिस्तान कहता है कि भाई ये सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है, तो ये भी तनाव का कारण बनता है, चाहे तुलबुल परियोजना हो, चाहे किशन गंगा परियोजना हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो सबसे बड़ा तनाव पैदा करता है वो है पाकिस्तान के कुकर्म। भारत के प्रति दिन रात जो पाकिस्तान जिन कुकर्मों में लगा रहता है वह ज्यादा तनाव बढ़ाता है। भाई हम ऐसे देश हैं जो जियो और जीनो दो पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति ही यह कहती है भाई जियो और जीने दो, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दुष्ट राष्ट्र है जो दूसरों को तो नहीं जीने देना चाहता लेकिन खुद जीना चाहता है केवल, और इसी कारण से वह भारत को परेशान। अब वहां की जो इंटर स्टेट एजेंसी है, जो वहां की खुफिया एजेंसी है ISI, उसका काम होना चाहिए था खुफिया कार्यों को, जासूसी कार्यों को अपने देश के लिए करना, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है। उसका काम है भारत में आतंकवाद फैलाना। अगर भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं उनमें सबसे संलिप्तता किसकी होती है? ISI। और ये ISI की जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का सबसे बहुत बड़ा कारण है कि जो ISI है वो आतंकवाद भारत में फैला रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा किया जाने वाला तस्करी, और जो देखिए ड्रग्स वगैरह पकड़ा रहे हैं, भारत में ड्रग्स के खेप और बहुत सारे लोग फंसे हैं। इस ड्रग्स का सबसे बड़ा तस्करी जो भारत में होता है वो बॉलीवुड में, वो पाकिस्तान के द्वारा होता है सबसे बड़ा। पाकिस्तान जो है ड्रग्स के वजह से, पाकिस्तान जो है ड्रग्स के वजह से जो पा रहा है, ड्रग्स के वजह से पाकिस्तान जो
ड्रग्स की वजह से पाकिस्तान जो धन पा रहा है उसी को भारत में आतंकवाद के लिए प्रयोग कर रहा है। लेकिन हमारे वहां जो ड्रगिस्ट जनता है वो इस बात को नहीं जान रही। जिस बॉलीवुड को यह लग रहा है कि हमें बदनाम किया जा रहा है ड्रग्स के नाम पे, वो ये नहीं जान रही है कि उसके वहां जो ड्रग्स लिया जा रहा है उस पे पाकिस्तान में भारत के प्रति आतंकवाद पल रहा है। वो इसको मात्र एक नशा और आनंद का विषय मान रहे हैं, लेकिन असल में भारत के विरुद्ध किया जाने वाला बहुत बड़ा आतंकवाद वो इसी नशे के पैसे पर फैलता है। हमारे देश में एक प्रथा हो गई है, जानते हैं क्या प्रथा है? वो प्रथा ये है, जब किसी के सम्मान पर चोट नहीं, जब किसी के आय पर चोट आ जा रहा है, नहीं आय भी ना कहिए, जब किसी के कुकर्मों पर चोट आ रहा है, आप आय वो करना बात छोड़ दी, बहुत छोटी बात हो गई। जब किसी के कुकर्मों को उजागर करिए बस वो बिलबिला जा रहा है, उसे ऐसा ये लग रहा है कि ये तो हमारे विरुद्ध एक षड्यंत्र है। अरे भाई, किसी मुद्दे को आप व्यक्तिगत आधार पर मत देखो, राष्ट्रगत आधार पर देखो कि इससे राष्ट्र को क्या हानि होने जा रही है। ये आपके विरुद्ध कोई अपमानजनक कार्य नहीं, आपके विरुद्ध अगर किसी का अगर कोई ड्रग्स के विरुद्ध पकड़ा रहा है तो आप उसको सामान्य कानूनी कार्रवाई समझिए ना। आप तो उसको अपने अस्मिता के विरुद्ध मान ले रहे हैं। अरे भाई, जैसे कत्ल के प्रति लोगों को सजा होता है वैसे ड्रग्स लेने और ड्रग्स की तस्करी करने वाले को होगा। कानून तो अपना काम करेगा। अब वो बॉलीवुड मंडली पूरा मिल जा रही है, पूरी बॉलीवुड ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि कोई देवता पकड़ा गया जेल के अंदर। बस करो, ये बॉलीवुड के विरुद्ध एक षड्यंत्र। अरे भाई, क्यों ऐसी बात कर रहे हो? ये अपराध के विरुद्ध एक कार्रवाई है, बॉलीवुड के विरुद्ध षड्यंत्र नहीं है। लेकिन वही ना मैं बता रहा हूं कि जब किसी के कुकर्मों पर चोट पड़ रहा है, अभी भारत में एक नई प्रथा पैदा हुई, एक नया ट्रेंड आ गया है, एक नया ट्रेंड आ गया है और ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये ट्रेंड भारत को कहां ले जाएगा ये भी ये बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा। इसके आपको मैंने बताया आईएसआई का आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा जो ड्रग्स की तस्करी किया जाता है वो भी समस्या का कारण है। जाली नोट बड़ी संख्या में भारत में आते हैं, देखिए वो भी बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवादियों को भेजकर बहुत सारी आतंकवाद कार्रवाई करवाना वो भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा पाकिस्तान का चीन के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का वो बहुत बड़ा कारण है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और चोर चोर मौसेरे भाई भी होते हैं। दुश्मन का दुश्मन ही दोस्त नहीं होता है। आप कहिए चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, चाहे पाकिस्तान चोर हो चाहे चीन चोर हो, दोनों भारत के प्रति दुष्ट मानसिकता रखते हैं। तो दुष्ट दुष्ट, राक्षस राक्षस, दानव दानव एक थैली के चट्टे बोलते, ऐसे बोलिए, शब्द को बहुत ज्यादा आप वो मत बोलिए, आप कहिए कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, पाकिस्तान और चीन। तो दोनों एक दूसरे के मित्र होबे करेंगे। अब चाइना का दोस्त पाकिस्तान नहीं होगा दुनिया में तो कौन होगा भाई? अगर चाइना का दोस्त पाकिस्तान नहीं होगा तो कौन होगा? जाहिर सी बात है। अब इसमें बहुत आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं? एक थैली के चट्टे बट्टे। और देखिए, बहुत सारी आवश्यकता के संसाधन पाकिस्तान को भारत के द्वारा पूरा किया जाता है। भारत ने उसको अत्यधिक इष्ट राष्ट्र घोषित किया, अत्यधिक इष्ट राष्ट्र घोषित किया है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत को अत्यधिक इष्ट राष्ट्र नहीं घोषित किया,
जब अत्यधिक इष्ट राष्ट्र किसी देश को आर्थिक इंटरनेशनल व्यापार में एक नया शब्द है अत्यधिक इष्ट राष्ट्र। इसके तहत होता क्या है, जरा आप इसका कांसेप्ट समझिए कि जिस देश को अत्यधिक इष्ट राष्ट्र घोषित किया जाता है उसको बहुत सुविधाएं दी जाती है, बहुत छूट दिया जाता है, उसके व्यापार को, उसके निर्यात को बहुत छूट दिया जाता है। एक समझिए कि दोस्त की तरह उसे व्यवहार किया जाता है। अब भारत ने तो सच्चे मन से पाकिस्तान जैसे दुष्ट को अत्यधिक इष्ट राष्ट्र घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर रहा है, तो क्या ये विवाद का कारण नहीं होगा? होगा। हम तुमको किए हैं, तुम हमको नहीं कर रहे हो, ये का है भाई? तुम मलाई काटो और हमें मलाई ना दो। लेकिन ऐसा है नहीं, पाकिस्तान नहीं कर रहा। पाकिस्तान को डर है कि अगर हम भारत को अत्यधिक इष्ट राष्ट्र घोषित कर देंगे तो छूट देना पड़ेगा, अब पूरा पाकिस्तान का मार्केट भारतीय माल से भर जाएगा, तो पाकिस्तान डैमेज हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में भारत को स्थान दिलाने की बात चल रही है, पाकिस्तान डरे हुए हैं कि अगर सुरक्षा परिषद में भारत आ जाएगा, चीन भी डरा हुआ है। दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध भारत को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचते चले जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया, उन मुद्दों के बारे में डिस्कस किया जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है, और ये ऐसे मुद्दे हैं जो जब तक दूर नहीं होंगे, और सबसे पहले वो मानसिकता जो भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है, जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो समाप्त होने वाला है। लेकिन एक मैंने आपको निष्कर्ष लिखते समय हमेशा बताया है कि निष्कर्ष हमेशा होप एंड होना चाहिए। जो परीक्षक, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको होप एंड दिखना चाहिए, आशावादी अंत, आशावादी निष्कर्ष। वो अंत मत कहिए, आशावादी निष्कर्ष दिखाइए कि हम आशा करते हैं कि जो भी पाकिस्तान अपने निम्न मानसिकता से उभरेगा, जरूर लाइए, निम्न मानसिकता से उभरेगा, और भारत और पाकिस्तान की जो राजनीतिक परिपाटी है या जो राजनीतिक पदों पर बैठे जो रूलर हैं वो अपने को तैयार करेंगे। इसलिए देखिए, भारत का दोस्त तो है नहीं, ये सारी समस्या पाकिस्तान की ओर से पैदा किया गया। तो जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो उसके ओर से पहल होना चाहिए। हालांकि बहुत सारा कार्य किया गया, कभी समझौता एक्सप्रेस चलाया गया, कभी बस चलाया गया, भारत के प्रधानमंत्री वहां तक गए, अगले साल अटैक हो गया, बहुत नौटंकी हुआ। ऐसा नहीं नौटंकी कम हुआ है। अब कुत्ते की पूंछ कहां से धरने वाला भाई, कितनों नौटंकी कर लो। इधर वाजपेयी जा रहे हैं बस से, और उधर मुशर्रफ तैयारी कर रहा है भारत पे अटैक करने का, कारगिल वाला। अब बताइए, अब कुत्ते की पूंछ इतना जल्दी सही हो पाएगा? ऐसा कैसे हो पाएगा? इतना युद्ध में वो हार चुका, कैसे वो सुधरेगा भाई? तो कहने का यही तात्पर्य है कि जब तक मानसिक परिपक्व दोनों नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं होगा और अपने धूर्त मानसिकता को नहीं छोड़ेगा, अपने निम्न मानसिकता को नहीं छोड़ेगा, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। आशा करते हैं कि एक बिगड़ैल बच्चा अगर सही नहीं होता है तो दंडित किया जाता है, तो हो सकता है एक बड़ा दंड हो या बड़ा दंड दिया जाए, लेकिन दंड से भी सुधरने वाला नहीं है। असल में मनोविज्ञान यह कहता है कि समाज में कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जो सोशियोपैथ और साइकोपैथ होते हैं। सोशियोपैथ और साइकोपैथ के लिए मनोविज्ञान यह कहता है कि इनका सुधार ही असंभव है, ये कबो सुधरने वाले नहीं हैं। हमें भी लगता है कि पाकिस्तान भी एक प्रकार का सोशियोपैथ और साइकोपैथ हो गया है, जिसका सुधार लगभग असंभव है। आने वाला समय ही बताएगा कि इस समस्या का क्या हल किया जा सकता है। फिलहाल हम आशावादी हैं, हल होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति गंगा की एक ऐसी प्रवाह है जहां सक कुसार यवन हूड़ पहलो
मंगोल, तुर्क, मुगल सब रच पच गए, उनका कुछ बचा ही नहीं, सब पवित्र होते चले गए। हो सकता है पाकिस्तान जैसा दुर्दांत भी पवित्र कर दिया जाए, सुधार दिया जाए। एक नए लेक्चर में आपके समक्ष विश्लेषण के साथ हम लोग फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।